हेलो एवरीवन। आज है 23 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया। हालिया जारी क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर शियोल को बताया गया। डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया। शशिधर जगदीशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बने। एचडीएफसी बैंक से आप रिलेट कर सकते हैं। मिजोरम में लुंगफोई रोपोई को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। महाराष्ट्र ने इस्लामपुर का नाम बदलकर केशवरपुर किया है। और गुजरात जो है 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रोसेस्ड आलू का उत्पादक राज्य बना। माउंट किलिमंजारो चर्चे में था, तंजानिया में स्थित है। भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की वर्चुअली मेजबानी करी। 19 जुलाई को बिहार ने पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करी। दुबई में आयोजित 57 नंबर की अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत 6वें स्थान पर है। पहलगाम हमले के लिए अमेरिका ने द रेजिस्ट द रेजिस्टर्स फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, जगदीप धनखड़ ये भी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सवाल यह है कि ये भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। देखिए, कल जब मैं आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड कर चुकी थी ना, तब ये न्यूज आई थी और ये क्वेश्चन मैं ऐड नहीं कर पाई थी, मुझे डिटेल में डिस्कस करना था। हालांकि नए राष्ट्रपति जब नियुक्त किए जाएंगे तब उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगी। यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि जगदीप धनखड़ देश के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे। अभी 21 जुलाई यानी कि परसों के दिन शाम को अचानक से स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। अब इनके पद के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक पद, पहली बात तो यदि आपसे पूछा जाए किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहाँ हम स्टैटिक फैक्ट देख रहे हैं, है ना। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। दूसरा क्यों? पहले नंबर पर आता है राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल नंबर 63 से 71 के तहत उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा जो कि उच्च सदन होती है, इसके पदेन सभापति होते हैं। साथ ही कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में भूमिका निभाते हैं। अब इन्होंने दिया है इस्तीफा, इन्होंने रिजाइन दिया है, तो इससे रिलेट करते हुए आर्टिकल नंबर 67A आप याद रखें। इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद जो खाली हुआ है तो संविधान के अनुसार 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना ये अनिवार्य है। कितने दिन? यहां से ये याद रखें, 60 दिनों के भीतर। आर्टिकल नंबर 91 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाए, जैसे कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये राज्यसभा के पदेन सभापति थे, तो अब इनके स्थान पर पदेन सभा के जो उपसभापति हैं वो प्रभार संभालेंगे अस्थायी रूप से, जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं बन जाते। और आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं जनता दल के सांसद हरिवंश नारायण सिंह। तो मॉनसून सत्र के दौरान कार्यकारी सभापति के रूप में ये कार्यभार संभालेंगे जब तक उपराष्ट्रपति जो नए हैं ये नहीं चुन लिए जाते। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या है? देखिए, इनके चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 63 से 71, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट रूल 1974 के तहत इनका चुनाव किया जाता है। इसमें लोकसभा जो निम्न सदन है और राज्यसभा जो उच्च सदन है, इसके सभी सदस्य ये वोट करते हैं। और ये जो वोटिंग होती है ना, ये गुप्त बैलेट द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के माध्यम से निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा और ये चुनाव 19 सितंबर 2025 से पहले संपन्न कराना आवश्यक है। 19 सितंबर क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 60 दिनों के भीतर उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भरना अनिवार्य है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहे। पहला तो क्राइटेरिया यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, ये याद रखें। यहां से मैंने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग ऐड करी है, जैसा कि कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर ही बोला था
कि आप लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ से याद रखें कि जगदीप धनखड़ कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले वीवी गिरी और भैरव सिंह रावत भी थे, जो अपने कार्यकाल के बीच से इस्तीफा दे दिए थे। अब एक बार नए उपराष्ट्रपति नियुक्त कर दिए जाए, इसके बाद मैं आप लोगों को उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड या इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, इसका एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। किस बैंक की उप प्रबंध निदेशक है गीता गोपीनाथ? इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने इस्तीफे का देखा, क्वेश्चन नंबर 2 भी इस्तीफे का है। आईएमएफ की डिप्टी एमडी के रूप में कार्य कर रही थी भारत की गीता गोपीनाथ, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इन्होंने ऐलान किया है कि वह वापस से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लौटना चाहती हैं। आईएमएफ की नंबर 2 की कुर्सी संभालने वाली जो गीता गोपीनाथ है, पहली महिला नंबर 2 की, यानी कि डिप्टी एमडी है। एमडी कौन? तो एमडी तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। गीता गोपीनाथ पहली महिला है जो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। यदि बात की जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 1944 फॉर्मेशन ईयर, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर, एमडी क्रिस्टिना जॉर्जिवा डिप्टी एमडी हो जाएंगी। जो गीता गोपीनाथ थी, पद से इस्तीफा दे चुकी। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और अभी कुछ समय पहले ही इसके प्रमुख जो हैं ये मसातो कांडा बन गए हैं। वर्ल्ड बैंक, इसका भी फॉर्मेशन ईयर 1944, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये भारतीय मूल के अजय बंगा हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों ने डीबीएस बैंक के बारे में जरूर सुना होगा। जरूर इसलिए सुना होगा, यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो इसका डिस्कशन कहीं न कहीं मैंने किया था। ये सिंगापुर का बैंक है, सबसे बड़े बैंकों में से एक, और सिंगापुर में ही इसका हेडक्वार्टर है। तान सू शाह, इनका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि इसकी सीईओ के रूप में नियुक्त कर दी गई हैं। सवाल नंबर तीसरा है, किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया? तो ये भी हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया। ये है मोडी लिपि, और इधर जो आप देख रहे हैं ये है देवनागरी लिपि। इसकी डिटेल मैंने मेंशन करी है। आईआईटी रुड़की ने भारत की मध्यकालीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए जो ऐतिहासिक मोदी लिपि थी, इसे देवनागरी में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल बनाया है। तो इसने क्या किया है? हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी गई जो मोदी लिपि थी, इसे देवनागरी में कन्वर्ट किया। ये जो परियोजना है ये डिजिटल इंडिया इंडिया, भारत, जीपीटी और भाषानी मिशनों का समर्थन करती है। इस उपकरण से 40 मिलियन से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो कि लाभान्वित हो सकेंगे। यहाँ पर भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने ऐड करी है, इसे इंडिया टुडे के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर कुछ आईआईटीज जो चर्चे में थे, इसकी स्लाइड मैंने ऐड करी है। कल हमने देखा है कि आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च करी है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ये टॉप पर है। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए इसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया, और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक भी यहीं तैयार हुआ है। इसके अलावा अब कुछ अन्य आईआईटी जो चर्चे में थे ये देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने एक नया नैनो एंजाइम विकसित किया है। आईआईटी खड़गपुर ने ड्रम नामक एक वेब ऐप लॉन्च किया। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। आईआईटी दिल्ली ने स्टेम में ट्रेनिंग देने के लिए यानी कि हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी पहल की शुरुआत करी है। सवाल चौथा है, फिडे लिखा है फाइड, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली जो पहली भारतीय बन गई है, कोनेरू हम्पी बनी है। इनका नाम आप इंपॉर्टेंट याद रखें। और कोनेरू हम्पी ने फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल में पहुंचकर इस सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन में हेडक्वार्टर, अर्काडी डोकोरविच इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। हालांकि सभी शतरंज से ही रिलेटेड खिलाड़ी हैं, जो कि ऑप्शन में मैंने मेंशन कर रखे हैं। अब पहली महिला का करंट अफेयर देख लेते हैं। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है दीपिका कुमारी। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल प्राजक्ता कोहली पहली भारतीय हैं। इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बू नंदी नदैतवा। टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल पहली भारतीय रोशनी नाडार।
कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे सुसानले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ ऑफिसर गीता समोता। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर कशिश चौधरी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सचिव शेखा नासिर अल-नौवैस है। राष्ट्रपति की एडीसी में यशस्वी सोलंकी की नियुक्ति की गई। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है। और दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। सवाल पांचवा है, किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है ओडिशा में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ओडिशा सरकार ने राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शक्तिश्री शुरू करने का फैसला किया। ये जो नया कार्यक्रम है राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 यूनिवर्सिटी, 730 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में लागू किया जाएगा। यदि बात की जाए ओडिशा की, तो राजधानी भुवनेश्वर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हरिबाबू कंबलपति, नेशनल पार्क सिमलीपाल भीतरकनिका लेक है चिल्का लेक। यहाँ पर अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट रेलवे के द्वारा एक और यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। टाटा स्टील ने सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत यहाँ की। मनकुडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया। पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा, 24/7 चलने वाला पहला अनाज एटीएम, महिलाओं के लिए पीरियड लीव लाने वाला तीसरा राज्य, यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा टॉप पर है। यहाँ पर केरल ने प्रवासी बच्चों के लिए ज्योति योजना की शुरुआत करी थी। निजुत मोइना योजना, ये छात्राओं के लिए जो फाइनेंशियल इशू के कारण आगे पढ़ नहीं पाती, उनके लिए असम गवर्नमेंट लेकर ही आई थी। और इसके अलावा घर पर बैठे हुए डिजिटल वोटिंग देने वाला जो राज्य, पहला ऐसा राज्य बना है, बिहार बना है। सवाल छठवा है, हाल ही में किस देश को आईसीसी ने अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया? तो ये देश है इंग्लैंड। आने वाले 3 विश्व टेस्ट कप फाइनल की मेजबानी करेगा 2027 में, 29 में और 31 में। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष हैं। इसके सीईओ के रूप में रिसेंटली संजोग गुप्ता की नियुक्ति की गई है। इन्होंने जोरा फर्नांडिस का स्थान लिया है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने। जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। मेल कैटेगरी में साउथ अफ्रीका के एडम मार्करम, फीमेल कैटेगरी में हेली मैथ्यू जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो रिसेंटली हुई थी, इंडिया विजेता था। अभी हाल ही में सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2025 का होगा, भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी करेंगे। सवाल 7वां है, 66वें नंबर की अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 ये किस देश में आयोजित किया गया? तो इसे होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। और इसमें भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सनसाइन कोस्ट में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत ने 193 अंक के साथ दुनिया भर में 7वां स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर काफी लंबे समय के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया की स्लाइड ऐड करी है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ग्लेन मैक्सवेल ने ओडीआई से संन्यास लिया। आईवीएफ का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने बनाया। दुनिया के सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल में की गई। गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया इसरो ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का बैन। ऑस्ट्रेलिया की डेकन यूनिवर्सिटी और वोलोंगिंग यूनिवर्सिटी भारत की गिफ्ट सिटी में ब्रांच ओपन करेंगी। पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन किया गया। विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी शुल्क वीजा $710 से बढ़ा करके 1600 किया। ऑस्ट्रेलिया ने मैगन चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तटों से टकराया। मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की। चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। और दुनिया का सबसे बड़ा और 110 साल पुराना मगरमच्छ की मृत्यु यहीं पर हुई। सवाल 8वां है, AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो अमेठी उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भारत और रशिया के बीच में समझौता है, लेकिन भारत में ये अमेठी फैक्ट्री में इसका निर्माण हो रहा है।
भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में इंडो रशियन, देखिए रशिया शब्द आया ना, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा AK-203 असॉल्ट राइफल का स्वदेशी उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ये जो राइफल है भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन की गई है और इसकी जो उच्च मारक क्षमता है इसे लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है। यदि मैं बात करूं यहाँ से कानपुर की, तो कानपुर भी उत्तर प्रदेश में है जहां पर देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया। मुंबई में पहला अंडर वाटर संग्रहालय म्यूजियम आप रिलेट कर सकते हैं। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर रिलेट कर सकते हैं जिसने कि कोरोना के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था। भारत ने किस वर्ष तक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है? देखिए, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य 2040 है। तो यहां से आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि खुद का ही स्पेस स्टेशन बनाएगी 2035 तक और इंसानों को चंद्रमा पर भेजेगी 2040 तक। ये इसरो का लक्ष्य है। इसकी घोषणा भी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण के द्वारा की गई। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। 1969 फॉर्मेशन ईयर, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर। जनवरी में नए अध्यक्ष वी नारायण बने हैं। इसरो के अलावा अभी बीते समय में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करके पढ़े हैं वो एक साथ मैंने ऐड कर दिए हैं। इसरो ने इस वर्ष जनवरी के महीने में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। 100वां मिशन तो सफल रहा लेकिन इसका 101वां मिशन फेल हो गया जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 नाम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी है टेक मी टू स्पेस, इसने पहला थिंकिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है, यानी कि लॉन्च करने जा रहा है। अग्निकुल कॉस्मोस भी भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हैदराबाद की कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजी, इसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसरो ने PSLV C-60 के माध्यम से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया और इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। सवाल 10वां है, देश का ऐसा पहला राज्य कौन बना है जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता होंगे? तो अभी हाल ही में बिहार इलेक्शंस के दौरान ये न्यूज बनी है। देखिए, यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं ना तो आपको मालूम होगा मई के महीने में 27 मई की PDF आप ओपन कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी कि चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर जो मतदाता है यानी कि वोटर्स की अधिकतम संख्या को घटा करके 1200 किया। यही न्यूज 2 महीने पहले हमने देखी थी। तो बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम वोटर्स होंगे। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ पर अभी हाल ही में पाटलिपुत्र में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी बिहार ने की। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन देने के लिए यहाँ अधिवास पॉलिसी लाई गई। नबीनगर में सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखी। तांबे से बना बापू टावर, दरभंगा एम्स की आधारशिला। नीतीश ऐप जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी राजगीर ने की। सभी मंदिर मठों और ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन बिहार ने कंपलसरी किया। राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। नागानकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल है और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम किया गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग और मैंने लास्ट में ऐड कर दी है। भारतीय वैज्ञानिकों का जो दल है इसने मलेरिया का टीका बनाया है ना? अभी मलेरिया की बात की जा रही है तो WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सूरीनाम है, सूरीनाम मलेरिया मुक्त होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश बना। मलेरिया के लिए भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य हासिल करने के लिए, है ना? फिर इसके अलावा 25 अप्रैल का दिन वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, किसी कंट्री को मलेरिया मुक्त हम तभी कह सकते हैं जब 3 साल तक लगातार 3 साल तक उस कंट्री में मलेरिया के एक भी एक्टिव केसेस देखने को ना मिले। तो भारत इस पर मतलब इसके टीके के लिए काम कर रहा है। जादू की दुनिया में भारत ने इतिहास रचा क्योंकि सुहानी शाह का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इन्होंने मैजिक का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा लद्दाख के सुरु वैली में अभी हाल ही में 46 वर्षों के बाद एक लुप्त प्राय प्रजाति देखने को मिला है। देखिए, वैज्ञानिकों को लद्दाख की सुरु वैली की झाड़ियों में 46 ईयर के बाद लॉन्ग बिल्ड बुश
वॉबलर पक्षी देखने को मिला। इसके पहले ये 1979 में देखने को मिला था, इसलिए हम कह रहे हैं कि 46 वर्षों के बाद देखने को मिला है ना? इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि दुर्लभ ये पक्षियों की प्रजाति है। दुर्लभ है यानी कि बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए इसका संरक्षण है जो कि ये आवश्यक है। और चाइना, ताजिकिस्तान में इसके रिकॉर्ड पुराने हैं, मतलब कम जगह देखने को मिलते हैं, लुप्तप्राय प्रजाति है। फिर इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप देखिए। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। कहाँ पर? तिब्बत में। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे पहले बेसिक मैं आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ। जो ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे कि ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं। इंडिया के मैप में यहाँ पर चाइना कंधे पर बैठा हुआ मैक मोहन लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये लाइन है, ब्लू लाइन मतलब कि ये वाटर वाली है ना? तो तिब्बत में ना, जिस तिब्बत में इस बांध का निर्माण हो रहा है, यहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यही जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो अरुणाचल प्रदेश में ये कहलाएगी दिहांग। क्या कहलाएगी? दिहांग। फिर असम में जब प्रवेश कर गई, तो असम में कहलाई ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के बाद जब बांग्लादेश में गई, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, यहां से मैंने मेंशन कर दिया है। तो अभी क्यों चर्चे में आए? क्योंकि चाइना ये जो बांध पर प्रोजेक्ट बना रहा है ना, इससे एक चिंता निकल करके आई है, क्योंकि इस बांध के बनने की वजह से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। और इसके कारण भारत और पड़ोसी चाइना के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अब देखिए, वाटर इम्बैलेंस होगा इसमें, तो भूकंप जैसी स्थिति भी इस क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। ठीक है, खेती पर असर होगा। और माजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो 2024 दिसंबर में चाइना ने इस बांध को बनाने की मंजूरी दी थी। 300 बिलियन किलोवाट घंटे से ज्यादा बिजली पैदा होने की इसमें उम्मीद है। और इसके लिए चाइना अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन अभी इसे लेकर के चिंता बढ़ी है। मैंने कल आपसे पूछा था कलिंगा रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला? धर्मेंद्र प्रधान राइट आंसर था। आज का सवाल है, सिम्बेक सैन्य अभ्यास का 32वां एडिशन, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।